हेलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कोई डिमांड है, कोई हेल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चैनल के लिंक में जाकर के उसको ज्वाइन करिए। उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं उसमें। उन कोर्सेज को देखिए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, वीडियो देखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। एग्जाम वापस से पोस्टपोन हो गया। बाप रे, तुम्हारा स्कूल तो बंद कर देना चाहिए। इतना सर दर्द मचा दिए इसके पर्टिकुलर स्कूल वाले। कभी बोलते हैं ऑफलाइन लेंगे, कभी बोलते हैं ऑनलाइन लेंगे, कभी बोलते हैं लेंगे, कभी बोलते हैं नहीं लेंगे, कभी बोलते हैं खुद टीचर लोग एग्जाम देंगे। मजाक चल रहा है। क्या पढ़ाया था आखिरी क्लास में? बोरेक्स का एक्चुअल फॉर्मूला लिखा दिया था ना? है और कुछ पढ़ाओगे? अब बाद में पढ़ेंगे। चलो, तो अभी हेडिंग डालो भैया। 13th ग्रुप, 13th ग्रुप जिसको कहते हैं बोरॉन फैमिली। 13th ग्रुप यानी कि बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आता है। ठीक है, बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल। ये एनसीईआरटी कहती है भैया, बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल। टिपिकल नॉन मेटल मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट है? जैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा क्या है? नॉन मेटल है। जैसा होना चाहिए वैसा नॉन मेटल है ये बोरॉन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बोरॉन जैसा होना चाहिए वैसा नॉन मेटल है। बाकी के सारे जो है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक मेटल है बट प्रॉपर्टीज लाइक नॉन मेटल। कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के जैसी, बाकी है कैसा? मेटल। और बाकी सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मेटल है। नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। एनसीईआरटी कहती है कि ये टिपिकल नॉन मेटल है, लेकिन कुछ किताबें आती बाजार में, दिनेश, महेश, उमेश, है ना, रामलाल, श्यामलाल, एक किताबों के नाम रखे हैं यार। बताइए, नाम होता है ऐसा कोई? किताबों के नाम रखो ढंग का। क्या है? प्रदीप चाचा का नाम है मेरे, दिनेश किताब का नाम नहीं है ना। हलवाई उलवाई का नाम हो, बात अलग, समझ आता है, किताब का नाम नहीं। ऐसी किताबों में आपको मिलेगा बोरॉन को मेटेलॉइड बताया हुआ है। तो अगर बोरॉन को ऐसी किताबों में मेटेलॉइड बताया, किताबें पहाड़ के फेंक दीजिए, कोई काम की नहीं, बेकार। अच्छी किताबें पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े। एनसीईआरटी क्या कहती? बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल, मतलब कैसा है? नॉन मेटेलिक इन नेचर है। ये बात याद रखना, ये नोट करो, फिर इसके प्रॉपर्टी देखेंगे जल्दी जल्दी। और क्या बोल रहे हैं लोग बाग, और किसके किसके यहाँ क्या चल रहा है स्कूलों में? हम लोग को भी ऑप्शन दे दिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन ले लो, सब बढ़िया। और क्या, और यहाँ आके केमिस्ट्री का पेपर दे देना, मैं बैठा हूँ। नहीं, मजाक कर। आ जाना, जो डाउट आउट होगा तो बता दूंगा थोड़ा बहुत। वैसे बना ही लोगे तुम लोग। हो गया? लिखेंगे भैया, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। मेटल नॉन मेटल सब देखें तो एलिमेंट थर्ड मोस्ट अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में, और सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। ठीक है, आ जाते हैं, बात करते हैं एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज अगर थोड़ा बहुत याद हो,
बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। नीचे जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन ये गैलियम के अंदर एक फिनोमिना होता है जिसको कहते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको पहले पढ़ाया था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है? गैलियम के पास डी का इलेक्ट्रॉन होता है और डी के इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट एफ का वैसे सबसे ज्यादा पुअर एफ का होता है, लेकिन डी का भी कमजोर ही होता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज बाहर तक ज्यादा जाता है, न्यूक्लियस जोर से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है और साइज क्या हो जाता है? छोटा। तो अभी अगर अपन देखें तो बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नियरली इक्वल गैलियम होता है, ठीक। उससे बड़ा इंडियम होगा और फिर थैलियम के अंदर लगता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर एफ का इलेक्ट्रॉन होता है और एफ का इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। न्यूक्लियर चार्ज बाहर बहुत ज्यादा जाता है और बहुत जोर से खींचता है, तो साइज में बहुत ज्यादा डिक्रीज आ जाता है। तो बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नियरली इक्वल गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम और इंडियम के नियरली इक्वल आ जाएगा थैलियम, ठीक है। इंडियम के नियरली इक्वल आ जाएगा थैलियम। तो ये साइज का ऑर्डर याद रखना है, नोट करो। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? आगे लिखेंगे भैया आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इसके बाद ये वाला पहले पढ़ा चुका हूं ना मैं। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन यानी डी के इलेक्ट्रॉन आते हैं और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से केवल यहीं देखने को मिलता है और कहीं नहीं। किसी को प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पर्सनली पूछ लेना, मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी पहले खूब पढ़ी, अपन लोगों ने खूब क्वेश्चन किए, 20 सवाल कराए आयोनाइजेशन एनर्जी में। बोरॉन, एल्यूमिनियम, जहां साइज बराबर हो जाता है, इसमें एक एक्सेप्शनल केस था जब साइज बराबर हो जाता है, एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज नियरली इक्वल होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज नियरली इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर में, ये साइज की बात करो, क्योंकि ये पर्टिकुलर में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। डी इलेक्ट्रॉन का जो बीच का पर्दा है वो फटा हुआ है और बीच का पर्दा फटा हुआ है मतलब न्यूक्लियस का फोर्स बाहर तक के ज्यादा जाता है। पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या है? ज्यादा। जेड इफेक्टिव ज्यादा। इमेजिन करो एल्यूमिनियम और गैलियम की तुलना में गैलियम में बीच का पर्दा फटा हुआ है, न्यूक्लियस का फोर्स बाहर तक ज्यादा जा रहा है, जोर से खींचा हुआ है। और जब जोर से खींचा है, इमेजिन करना इधर बाहर से आके ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना। जोर से न्यूक्लियस खींच के रखा है और मैं इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाह रहा हूं, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। समझ में आई बात भैया? ठीक। तो एक थंब रूल बना के रखो, जिन दो का साइज बराबर होगा उसमें बाद वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब ये दोनों का साइज ज्यादा है, बाद वाले का जेड इफेक्टिव ज्यादा, जोर से खींच के रखा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी गैलियम की। ऐसे ही मैं बात करूं इंडियम और थैलियम की, तो साइज में इंडियम का साइज नियरली इक्वल टू थैलियम होता है क्योंकि इसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। साइज बराबर है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो इंडियम से ज्यादा थैलियम की होगी। खत्म किस्सा, ठीक। नोट करो। चलो फिर वो पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन नंबर। ये 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद लिखेंगे भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी आपको, फिर से बता रहा हूं मैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपको बताया था मैंने कि ये वाली लाइन याद रखना। फ्लोरीन की मैक्सिमम होती कितनी? 4, क्लोरीन की 3, 2.8 और 2.5। याद आ रहा? ये याद रखना है। पहली वाली लाइन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कितना कम करते हैं अपन? 0.5।
याद आ रहा होगा 0.5 कम करते, तो ये हो गया 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5 और 1। दूसरी वाली लाइन में हम लोग सबसे पहले डिक्रीज करते हैं 0.5, तो ये हो गया 2.5। फिर हम लोग कम करते हैं 0.4, तो ये हो गया 2.1। फिर 0.3, अब यहां से मन कर रहा 0.2 कम करने का, लेकिन 0.5, 0.4, 0.3 पूरे के पूरे में क्या है 0.3, 0.5, 0.4। उस समय भी याद कराया था, ऐसे ही हाथ के इशारे से याद रखना बोला था। तो ये हो जाएगा 0.3 कम करोगे तो 1.5, फिर 0.3 करोगे 1.2, फिर 0.3 करोगे तो 0.9। देखो नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 से 3 कम हो रही है, 3.5 से 2.5, 3 से 2.1, 2.5 से 1.8, 2 से 1.5, 1. समझ रहे हो क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन इतना आसान नहीं, बोरॉन फैमिली बहुत गंदी है क्योंकि यहाँ साइज का बहुत एक्सेप्शन है। तो इस बोरॉन फैमिली को याद रखने के लिए वहां पर भी बताया था केवल एक बोरॉन फैमिली एक्सेप्शन है इसका। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, पूरे पीरियोडिक टेबल में यही एक प्रॉब्लम होता है काय में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने में। तो यहां पर क्या होता है, सिंपल बढ़ने लगती है, 2, 1.5, 1.6, 1.7 और 1.8। अब आपसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछता है तो आपके पास विथ वैल्यू है, बोलो सबसे ज्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोरॉन की। बोरॉन के बाद किसकी है, थेलियम, जो कि ये 2 के बाद 1.8, इसके बाद इंडियम, उसके बाद गैलियम और सबसे कम किसकी है, एल्यूमिनियम। समझ में आया? तो विथ वैल्यू ऐसे करके याद कर लेना, जो होती है वो सब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है बीच बीच में। ठीक है जी, चल नोट करो, फिर अगला पॉइंट देखेंगे। यहां तक के बोरिंग था, अब यहां से लेंथेनाइट वो पढ़ेंगे अपन, ऑक्सीडेशन नंबर, जहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है वापस। किसी के मन में कोई डाउट है? आज अपन रात के 10 बजे वाली क्लास में ये वाला चैप्टर निपटा लेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा अपना, कुछ खास बचा नहीं है। बड़ी बड़ी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं करने की, मगर आप जानते हो मेरा स्पीड थोड़ा स्लो है और आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं नहीं चाहता कि और फास्ट पढ़ाऊं, क्यों, क्या जल्दी, मेरे को कहीं पनवेल थोड़ी निकलना है सुबह है। हो गया नोट, बढ़ूं मैं आगे। सबका साथ सबका विकास अपना नारा है। हाँ देखो भाई बोला 1 मिनट, हम लोग रुक गए बिल्कुल। कितना मस्त किस्मत है यार, तुम लोग को ऑप्शन भी मिल रहा है, कैसा पेपर देना चाहते हो बताओ, घर से दोगे, आके दोगे, गलत टाइम पे पैदा हो गया यार मेरे। इस समय मेरे को 11वीं 12वीं में होना चाहिए था। हो गया संस्कार? यस सर। आगे हेडिंग डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये मेरे ख्याल से पहली बार सुन रहे हो क्या आप लोग? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट भयंकर इंपॉर्टेंट है ना। 2 बार नीट में सवाल पूछ चुका है इससे, और जेई में तो ना जाने कितनी बार पूछ चुका है। इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत बढ़िया। देखो भैया, इसी समझते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है जी? बोरॉन एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5, 1s2, 2s2, 2p1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका वैलेंस शेल हो गया 2s2, 2p1, इसके नीचे एल्यूमिनियम आएगा, ये हो जाता है 3s2, 3p1। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप में लोग हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, सिमिलर होती है। गैलियम का हो जाएगा 4s2, 4p1, लेकिन 4s के बाद और 4p के पहले बीच में अपन क्या भरते हैं? 3d। 4s के बाद 3d भरते हैं ना, तो 4s2, 3d10, फिर 4p1। आगे बात करते हैं 5s2, 4d10 बीच में आएगा और 5p1।
इसका होगा 6s2 6p1, लेकिन इस बार नीचे f ब्लॉक भी आ जाता है, तो यहां होगा 4f14 5d10, पहले पढ़ाए हो गए 6p1। अब पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं। अब देखो ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर जो ये nth शेल है, आउटर मोस्ट शेल, ये ns है और ये np है, दोनों साथ साथ है। ये ns है और ये np है, फिर दोनों साथ साथ है। ये ns है और np है, बीच में क्या है nd, दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इधर ये दूरी बढ़ गई, सबसे नीचे दूरी बहुत बढ़ गई। मतलब अपन बोल सकते हैं एक जनरल आइडिया कि ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी गैप बिटवीन ns एंड np क्या हो रहा है जी, बढ़ रहा है। ns और np के बीच का एनर्जी गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शादी ब्याह में गए हो गए, इतने बड़े हो गए। तो आजकल तो शादी ब्याह में क्या होता है, वो टेबल लगा के बूफे है ना, अभी बूफे अब बोलने लगे। हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोग बफर सॉल्यूशन वो बोल देते थे, बफर खाना खाने जा रहे हैं बफर में। बाद में जब केमिस्ट्री पढ़ाने लगे तो समझ में आया बफर नहीं होता, बफर तो केमिस्ट्री में सॉल्यूशन है एक तो। किसी ने बताया बूफे होता है, कई लोग बूके बोल देते थे, बूके में खाने जाने में गमला में बैठ के खाएगा। तो समझ रहे हो आप, बूफे लगा देते आजकल, छोटा सा भी प्रोग्राम हो तो अपना लगा दिए। जैसे कल ही मैं गया था, रात के दोस्त की शादी की सालगिरह पार्टी, 85 लोग का था, उसमें बूफे लगा था, अपना लो हाथ से और खाओ और निकलो। लेकिन आज से 5 साल 7 साल पहले, अभी भी या कैसे कोई मरनी वरनी का होता है 13वीं 12वीं प्रोग्राम, तो उसमें आज भी ये रिवाज है कि पंगत में बैठाल के, जमीन में बैठाल के खाया वैसे खाना, जमीन में बैठाल के खाना खिलाते हैं, है नहीं। अब जमीन में बैठ के खाना खा रहे हैं अपन। जैसे मान लो एक बार की बात है, मैं और मेरा एक दोस्त गए दोनों खाना खाने के लिए। हम दोनों गए, जगह खाली थी, हम दोनों बैठ गए, पत्तल आया, दोना आया, खाना खाए, दोनों एक साथ खाए, एक ही उम्र के थे, खाए पिए अपना दोनों का हो गया। तो मैंने पूछा हो गया खाना दोस्त से, बोले हो गया। मैं बोला चले, बोले चलो। तो हम लोग दोनों उठे, अपना दोना पत्तल समेटे, उठा के ले जाना चाहिए दोना पत्तल, अपना वहां छोड़ना नीचे, अच्छे टिकट्स नहीं होते है ना। तो अपन ने अपना दोना पत्तल उठाया और बाहर जो है गाय वाय की व्यवस्था रहती है, रख दो, गाय वाय उसको खा लेती है अपना। तो जहां गाय खा रही थी वहां डाल दिया, अपना हाथ वहां धोए और आगे बढ़ गए जिंदगी में। फिर अगले साल फिर यही एक आध शादी और आई, शादी तो हर साल होती है, कोई ना कोई तैयार रहता है कटने के लिए। तो एक शादी और आई, फिर मैं और मेरा दोस्त पहुंच गए। अब इस बार जैसे हम लोग पहुंचे ना, तो भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था, 2 जगह खाली थी, लेकिन वो लग के खाली नहीं, मतलब कंटिन्यूअस आजू बाजू वाली सीट खाली नहीं थी, बीच में एक जन बैठा था। अब मेरा दोस्त था, बीवी थोड़ी ना कि साथ में बैठ के खाऊंगा। मैंने बोला तू उधर बैठ जा, मैं इधर बैठ जाता हूँ, खा लेते हैं अपना, है ना। जैसे दीवार से टिक के खाते हैं ना, इसमें दरवाजे के पास मैं बैठा था, अंदर बैठा था, इमेजिन कर पा रहे हो ना। अब हम खा लिए। अच्छा, हमारे जो बीच में बैठा था वो जल्दी बैठा था, तो उसका हो गया खाना, वो बीच से उठा, थाली लिया और चल दिया। दूसरा आके बैठ गया, है नहीं। अब दूसरा आके बैठा तो लेट ज्वाइन किया, तो उसको टाइम लगेगा। हमारा हो गया खाना, तो मैंने दोस्त से पूछा क्या हो गया, बोले हो गया। मैं बोला चले, बोले चलो। तो अब मैं बोला उठ, फिर मेरे तो गेट के बाजू में हूं, तो मैं उठा, वो भी उठा, दोना पत्तल समेटा। अब इमेजिन करना कि भाई कैसा है, वो उधर बैठा है, मैं इधर, मैं गेट के किनारे हूं, मैं तो निकला, गेट था बाहर, निकल गया। वो गेट के, वो अंदर बैठा है, बीच में एक और आदमी भैया बैठ के खा रहा है। तो अब ये क्या बोलेगा, भैया भैया थोड़ा सा आगे होना। तो भैया जो है, वो जो ये बीच वाला भैया इधर, दोस्त था मेरा, तो बीच वाला भैया जो है थोड़ा सा ऐसा आगे होगा, आगे होगा। ये जो है उसकी पीठ पे हाथ रखेगा, इमेजिन करना भाई, पीठ पे हाथ रखेगा और ऐसे पैर उठा के, ज्यादा ऊंचा उठा लिया मैं, है ना, पैर उठा के, समझ रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, बाहर निकल के चला जाएगा। ठीक, फिर अगले साल और गए हम खाना खाने के लिए, तीसरे साल और कोई भैया तैयार था शादी करने। अब इस बार पहुंचे हम लोग, अच्छा वॉइस ब्रेक हो रहा है, रुक जाओ 1 मिनट यार, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, तो खाने पीने से रिलेटेड है। ठीक है यार, चल जाएगा। वीडियो भी अटैक किया था इसने, आप बोला। हाँ नहीं चल गया, अब चल गया। तो अब जो है
क्या बता रहा था मैं, अब अगले साल गए खाना खाने। अब अगले साल गए तो हमें कैसी जगह मिली, 2 लोग बैठे थे, तो हमें जगह मिली एक वो कोने में और मैं इधर। हम दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग। फिर वही खाना पीना हो गया, तो मैंने उससे पूछा चलें, तो उसने बोला चलो। अब वो उठा, है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो उसने अपना दोना पत्तल उठाया, फर्स्ट भैया को बोला, बीच में 2 लोग बैठे हैं अब हमारे, तो उसने फर्स्ट भैया को बोला भैया थोड़ा आगे होना। वो भैया थोड़ा आगे हुआ, आप समझ रहे हो, आप कंजेशन ज्यादा है, ये थोड़ा सा आगे हुआ, ये पैर डाला इधर, तो उधर पैर पड़ा सामने वाले की, ऐसे बैठा तो पाल्टी मार के, तो यहाँ पड़ा। सब इमेजिन करना, सीधा वहां लात पड़ी उसकी। दोस्त मेरा भारी था, वहां लात पड़ी तो थोड़ा डगमगा गया, वो डर गया, ऐसे हाथ उसका हुआ तो थोड़ी दाल बची थी, समझ रहे हो, दोने में थोड़ी दाल बची थी, तो वो दाल जो है वो गिरी किसके सर पे, जो भैया बीच में बैठा था उसके सर पे दाल गिरी। आप समझ रहे हो, आप दोनों से पंगा ले लिया इसने, एक के सर पे दाल गिराई है, एक के मारा है, दोनों उठे अपनी जगह से, और जो मारा है उसको भाई साहब फिर वो पंगा से सीधा अस्पताल गया, समझ रहे हो। तो अभी एक कोई समझदार व्यक्ति होता, दोस्त था, मेरे दोस्त आप समझ रहे हो कैसे ही होंगे, है नहीं, कोई समझदार व्यक्ति होता तो क्या बोलता कि नहीं नहीं यार तू निकल, ये भैया लोग खा ले फिर मैं आता हूं करके, 2 मिनट बैठ जाता। ऐसा थोड़ी ना भुक्कड़ है 6 महीने से खाए नहीं, खाएंगे हो जाएगा, 2 मिनट का काम है। तो वो समझदार होता तो क्या बोलता कि तू निकल, मैं 5 मिनट इनको खा लेने दो उसके बाद आता हूं, ठीक। ऐसे वो कूदने में बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि समझ में आ रही बात। वैसे ही केस यहां पर, कहां गया मैं, क्या पढ़ा रहा था, इधर है नहीं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, समझना कहानी। ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है, मैंने बोला मैं बॉन्ड बनाने जा रहा हूं, तू चलेगा क्या, बोले हाँ चल, चलते। फिर ये बड़े हो गए हम लोग, ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है, मैं बॉन्ड बनाने जा रहा हूं, मैंने पूछा तू चलेगा क्या, ये क्या बोलेगा, हाँ चल। फिर ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है, बीच में एक भैया आ गया, मैंने पूछा चलेगा क्या, तो ये क्या बोलेगा, हाँ चलूंगा। ये क्या बोलेगा बीच वाले भैया को, भैया थोड़ा सा आगे हो ना, ये कूदेगा और कूद के बाहर आ जाएगा। वैसे यहां भी कर लेगा, लेकिन ये आखिरी वाले केस में, ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है, बीच में 2 भैया बैठे, मैंने दोस्त से पूछा हो गया चलेगा, ये सेम है ना 6-6 वाले, मैंने पूछा चलेगा, इसने बोला हाँ चलूंगा। ये कूदा, इसको कूदा, इसकी जांग पे मारा, इसके सर पे दाल गिराई, मारपीट हो गई। ऐसे केस में ये क्या बोलेगा, नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि दोनों के बीच का गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये क्या दिखाने लगेगा, ये इससे पूछा मैंने चल बॉन्ड बनाने जाएगा, बोले नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, तू आ, है ना, होता है ना, नानुकुर कर रहा है। नानुकुर करना समझ रहे हो, नानुकुर समझते हो, नहीं नहीं आज नहीं जाओ। जैसे तुमने दोस्त से पूछा चल मरीन ड्राइव जाएंगे मोमो खाने, तो दोस्त ने बोल दिया नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं कटोरा तालाब में मोमो खा लूंगा। तो क्या कर रहा है, नानुकुर कर रहा है ना, वो बोल रहा है यार मरीन ड्राइव में कोरोना फैला है नहीं जाऊंगा, तो समझ रहे हो, नानुकुर, रिलक्टेंस दिखा रहा है। तो यहां पर भी वही हो रहा है, एनर्जी गैप, एनएस और एनपी के बीच का एनर्जी गैप बढ़ रहा है। पी का इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ जाएगा, लेकिन एस का इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए क्या करेगा, नाटक करेगा। तो रिलक्टेंस ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में पार्ट लेने की रिलक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। और बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा, जैसे इनर्ट गैसेस बॉन्ड नहीं बनाती तो उनको इनर्ट बोलते हैं, वैसे ये बॉन्ड नहीं बना रहा तो दिस इज कॉल्ड इनर्ट। 2 टोक है इसीलिए इनर्ट पेयर, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आई बात, लिखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट की परिभाषा। The reluctance of NS electrons, the reluctance of NS electrons of the heavier member, केवल लास्ट मेंबर में देखते हैं अपन कि heavier member of group 13, 14 and 15 of group 13, 14 and 15 to take part in bonding
to take part in bonding is called inert pair effect. To take part in bonding is called inert pair effect. समझ में आया भैया क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? कौन भाग नहीं लेगा? एस का इलेक्ट्रॉन। किसका एस का इलेक्ट्रॉन? 13, 14, 15 ग्रुप के केवल और केवल लास्ट मेंबर का। समझ में आई बात? चलो नोट करो, फिर मैं और इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा वो बताता हूं, पहले इतना नोट करो। कहां से छूटा? द रिलक्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स of the heavier member of group 13, 14 and 15 हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट ना। नहीं रुको, ये लगेगा ना अपने को। जैसे बोरॉन है, दिख रहा है ये सबको बोरॉन है ना, थोड़ा और इधर कर देता हूं। जैसे ये बोरॉन है, मैंने बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक के साथ में ये दो भी चले जाएंगे, तो बोरॉन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना पसंद करेगा? +3, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एल्यूमिनियम का एक ये निकलेगा और दो ये निकलेंगे, कौन सा बनाएगा? प्लस। ये लिखना नहीं, समझाने के लिए लिखना नहीं। यहां पर भी ये प्रॉब्लम केवल किसके साथ है? इसके साथ, क्योंकि वो कूद तो ले रहे थे अपन। प्रॉब्लम कब हुई? कूदते समय अपन उसके जांग से टकराए ना, उसके बाद तकलीफें शुरू हुई। समझ लो, नहीं तो नहीं हो रही थी। तो यहां पर ये भी चल देगा, ये भी चल देगा, तो यहां पर क्या पड़ेगा? गैलियम का +3, यहां पर भी इंडियम का +3, लेकिन थेलियम का S बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, तो थेलियम क्या बनाना पसंद करेगा? थेलियम +1। तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +3 है और एक +1 है। +1 बनाने की प्रवृत्ति कौन से एलिमेंट के पास है? ऊपर वाले के पास या नीचे वालों के पास? नीचे वालों के पास। ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती। +1 बनाना चाह रहा है ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती। तो लिखना ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, due to inert pair effect, the stability of lower oxidation state, the stability of lower oxidation state increases down the group. Stability of lower oxidation state increases down the group. मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। स्टेबिलिटी मैंने बना दिया बोरॉन +3 या बोरॉन प्लस एल्यूमिनियम प्लस गैलियम प्लस इंडियम प्लस थेलियम प्लस। बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? थेलियम +1 बनाना पसंद करेगा। तो सबसे ज्यादा +1 स्टेबल किसका होगा? थेलियम का। ये पूछ चुका है नीट में 2 साल के पहले, 2 साल 3 साल पहले पूछा। आपको प्रीवियस ईयर सवालों में मिल जाएगा, जेई में भी पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर सवालों में मिल जाएगा। किस साल पूछा इसलिए याद नहीं, क्योंकि बहुत सवाल आते, तो मैं कब कहां पूछा था वो मैं भूल जाता हूं, लेकिन पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैंने बना दिया +3, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3, यही वाला ऑर्डर पूछा था, ये ऊपर वाला। अब बोलो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? थेलियम को बोलूंगा +3 बना, बोले नहीं भैया बहुत मारते हैं यार लोग, नहीं बनाऊंगा मैं। तो कौन बनाएगा +3? बोरॉन। कौन नहीं बनाएगा? थेलियम। तो उसकी स्टेबिलिटी एकदम कम होगी। मैंने थेलियम से पूछा, थेलियम कौन है? सबसे नीचे वाला। मैंने पूछा बेटा +1 बनाएगा +3 बनाएगा? क्या बोलेगा? +1। मैंने इंडियम से पूछा, इंडियम +1 बनाएगा +3 बनाएगा? तो इंडियम को हमें है क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट? केवल किसमें होता है? लास्ट मेंबर। तो इंडियम क्या बनाना पसंद करेगा? +3। समझ में आई बात भैया? ठीक। इसी प्रकार कार्बन फैमिली जो है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6,
कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये इसका स्टेट है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे p के तो क्या बनाएगा +2, p के और s के चारों निकल जाएंगे तो क्या बनाएगा +4। ठीक, मेरे पास कार्बन +4, सिलिकॉन +4, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम +4, Sn +4 और Pb +4 है, ये बनाना है आपको। मेरे पास जर्मेनियम +2 है, Sn +2 है, Pb +2 है, Sn +2 है, Sn +4 है, Pb +2 है और Pb +4 है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है, चलो जल्दी से। हो गया, निकाल दिए, बहुत बढ़िया संस्कार यार, क्या बात है, तू उंगली उठाता है मतलब हो गया। हाँ बोलो भैया, पीबी के अंदर, पीबी में वही नीचे आएगा कॉन्फ़िगरेशन 6s2 6p2 होगा। पीबी का s का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, तो पीबी क्या बनाना पसंद करेगा, +2 या +4, तो पीबी का +2 स्टेबल होगा। Sn का +4, बोले मैं तो चल दूंगा, मेरे कोई तकलीफ नहीं है। नहीं बोलो भैया, +2 स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ेगी, +4 स्टेबिलिटी, +4 की स्टेबिलिटी ऊपर ज्यादा होगी या नीचे जाने पर कम होगी। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगले साल पी ब्लॉक में फिर पढ़ेंगे, यहीं से शुरू करूंगा, यही कहानी सुनाऊंगा, फिर पूछूंगा, तब कहानी तो याद रख लेना कम से कम, है नहीं, क्या सुनाया था। समझ आ गया? किसी को कोई तकलीफ है इसमें? नहीं। आगे हेडिंग डालेंगे भैया, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में 2 लोग खास है, कोई ऐसा है ऑर्डर नहीं है, 2 लोग यहां खास है। एक तो है बोरॉन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट अनाप शनाप ज्यादा होता है, और एक है गैलियम, जिसका मेल्टिंग पॉइंट अनाप शनाप कम होता है। ठीक है, तो लिखेंगे भैया इसमें, बोरॉन हैज एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बोरॉन हैज एक्सेप्शनली हाई melting point due to its unusual crystal structure, due to its unusual crystal structure। उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ वैसा होगा, बहुत ज्यादा डेंस होगा, अच्छा स्ट्रांग होगा, इस वजह से मेल्ट नहीं हो पा रहा होगा, कोई काम का नहीं। काम का अब है जो बता रहा हूं मैं। गैलियम हैज, अगली लाइन में इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, इसको स्टार बना लेना। गैलियम हैज अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम हैज अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट, ब्रैकेट में लिखेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है जी? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड? मतलब ये मेरे हाथ का टेम्परेचर कितना है? अरे अभी तो सीख गए हो, कोरोना में सिखाया है, बंदूक लेके क्या देखता है वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बुखार नहीं होना चाहिए, वो देखता है ना कितने में बुखार होता है, 37 से ज्यादा में। वो फ़ारेनहाइट में देखता है, वो 97 99 जो दिखाता है वो फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर? 37 से ऊपर हुआ तो बुखार हो जाता है। ये गैलियम का मतलब मेरे हाथ का यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, हाथ का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल। उसमें फ्रिज में डाल दूंगा तो बात अलग है, नॉर्मली कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मैं अपने हाथ में गैलियम का सॉलिड रख लूं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 30 डिग्री। में हाथ में पिघला सकता हूं उसको, पिघलता भी हाथ में पिघल जाता है, हाथ में रखते ही घी जैसा टाइप का, घी से भी कम है नहीं, हाथ में पिघल जा रहा है। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट अनाप शनाप है। लिखेंगे भैया गैलियम बॉइल्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, गैलियम बॉइल्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्ट कितने में हो रहा है? 30 डिग्री। और बॉयल कितने में हो रहा है? 2000। आइस कितने मेल्ट होता है? 0 डिग्री।
और बॉयल कितने में होता है 100 डिग्री के डिफरेंस में ही सारा कार्यक्रम हो जाता है। इसमें सोच रहे हो आप 30 डिग्री में मेल्ट हो रहा, बॉयल कहां हो रहा है 2000 में। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी देखो इसका उपयोग करते हैं, जैसे अपन लोग थर्मामीटर बनाते हैं तो थर्मामीटर में अपन क्या रखते हैं, मरकरी। मरकरी ही क्यों रखते हैं, कोई बता सकता है? एनीवन? डेंसिटी बहुत ज्यादा रहता है, 13.6। डेंसिटी से लेना देना नहीं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। बहुत बढ़िया। क्योंकि अपने पास में क्या है, पूरा थर्मामीटर का प्रिंसिपल किस चीज पर बेस्ड है कि टेम्परेचर लेकर वो या टेम्परेचर देकर कुछ भी, या टेम्परेचर चेंज के साथ जो मटेरियल है वो एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब अपन किसी चीज को गर्म करते हैं तो मरकरी क्या होता है, एक्सपांड होता है, और जब एक्सपांड होता है तो थर्मामीटर में फैलेगा तो ऊपर की ओर बढ़ता है, तो अपन उससे रीडिंग कर लेते हैं। जब उसको ठंडे में टच कराते हैं तो मरकरी अंदर का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो छोटा हो जाता है, तो अपन उसको पढ़ लेते हैं। तो केवल और केवल हम लोग इसीलिए रखते हैं लिक्विड को या किसी भी चीज को। थर्मामीटर का प्रिंसिपल क्या है, जो भी चीज अंदर भरी है वो एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब अगर मैं कोई सॉलिड रख दूंगा तो सॉलिड का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है, तो सॉलिड उतना अच्छे से एक्सपांड नहीं होगा कि मैं उसको पढ़ पाऊं, वही हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। गैस को मैं इसीलिए नहीं भर सकता क्योंकि गैस पूरा वॉल्यूम हमेशा ही ऑक्यूपाई रखेगी। सबसे अच्छी चीज भरने के लिए क्या होती है, लिक्विड। तो हमें ऐसी चीजें भरनी होती थर्मामीटर में जो लिक्विड हो, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी बढ़िया होता है, और वो पूरा उसको गैस होगी तो क्या होगा, पूरा थर्मामीटर की खाली जगह को भर लेगी, तो हमेशा ही पूरा भरा भरा दिखेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, मरकरी भरते हैं, लेकिन मरकरी की भी अपनी मर्यादा है ना। मरकरी जो है 200-400 डिग्री में बॉईल हो जाता है। तो मैं उसको, मान लो मेरे को कहीं ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर मेजर करना है, जो ब्लास्ट फर्नेस जो है 1200-1500 डिग्री सेंटीग्रेड में चल रहा है, मैंने मरकरी डाला, मरकरी वाला थर्मामीटर डाला, वो बॉईल हो गया। बॉईल होके मरकरी पूरे ट्यूब में भर गई, मैं देख पाऊंगा क्या, नहीं देख पाऊंगा। तो ऐसी चीज से बचने के लिए हमको ऐसी वो चीज डालनी है यहां जो 1200-1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो, लिक्विड। तो वो कौन सी चीज है, गैलियम। कहां यूज करेंगे गैलियम का, हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में, क्योंकि इसके पास लिक्विड का रेंज 30 डिग्री से लेके कहां तक के है, 2000 डिग्री तक। थर्मामीटर में क्या चीज रखनी होती है, लिक्विड। तो इसीलिए क्या यूज करते हैं, गैलियम। तो लिखेंगे एज इट रिमेन्स in liquid state, as it remains in liquid state over a long range of temperature, gallium is used in high temperature thermometer, गैलियम इज यूज्ड इन क्या, हाई टेम्परेचर थर्मामीटर। ठीक है, अगली चीज देखेंगे भैया, अपन जैसे ज्यादातर लिक्विड जब भी कोई चीज को ठंडा करते हैं तो चीज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। गर्मियों में चीजें क्या होती है, एक्सपांड होती है। तो जब कभी भी मैं किसी लिक्विड को ठंडा करता हूं तो वो लिक्विड ठंडा होने पे क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन गैलियम के साथ एक खास बात और है, जब अपन इसको ठंडा करते हैं तो गैलियम क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। तो लिखना भैया, लिक्विड गैलियम एक्सपांड्स ऑन फ्रीजिंग, फ्रीज करने पर क्या छूट गया हुमा तेरा, हाँ क्या छूट गया, वो इससे पहले से डेफिनेशन में तो हुआ नहीं, क्या लिखा है तुम्हें, as it remains in liquid state over a long range of temperature, as it remains in liquid state over a long range of temperature, gallium is used in high temperature thermometer, gallium is used in
हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर। ठीक हो गया। क्या बता रहा था मैं? लिक्विड गैलियम एक्सपांड्स ऑन फ्रीजिंग, लिक्विड गैलियम एक्सपांड्स ऑन फ्रीजिंग, डैश करके लिखना। दिस प्रॉपर्टी इज यूनिक, दिस प्रॉपर्टी इज यूनिक ओनली टू गैलियम, जर्मेनियम एंड बिस्मथ, गैलियम, जर्मेनियम एंड बिस्मथ। वैसे ही आइस के साथ भी है। बर्फ, पानी को ठंडा करो तो क्या हो जाता है? फैल जाता है, एक्सपांड हो जाता है। वो उसका कारण वो एयर हो जाए। वैसे ही कुछ होगा इसमें भी कहानी। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे छोटा सा लिखो। केमिकल प्रॉपर्टीज में पी ब्लॉक के इसकी 13 ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज, दो छोटी छोटी चीजें। सबसे पहला रिएक्शन विथ एयर, एयर के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ एयर। इस ग्रुप का एलिमेंट मैं ई से दर्शा रहा हूं, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ई लिख दिया मैंने, है ना? कोई भी हो सकता है उनमें से। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जैसे एल्यूमिनियम है तो क्या होता है? E+3। एयर में क्या होता है? O2, O2 के साथ रिएक्शन होगा। तो जब किसी मेटल का या किसी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। और क्या उसमें क्या है? तो ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहां बन गया O-2, O-2। और ये क्या बनेगा बोलो? E2O3। एयर में पहली चीज तो ऑक्सीजन है। और क्या होता है एयर में? नाइट्रोजन। तो जब मैं एलिमेंट का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा? नाइट्राइड बनेगा, ऑक्साइड तो नहीं बनेगा। तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? E+3। और नाइट्राइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -3। क्या बनेगा बोलो? En। और 3 कट जाएगा, En बन गया। सिंपल सी बात। दो ठो रिएक्शन। अभी रिएक्शन में कुछ पढ़ाने का है क्या? नहीं, नोट करो, आगे बढ़ेंगे। हो गया। अब जो ऑक्साइड है, कौन कौन सी ऑक्साइड होगी? B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 और Tl2O3। थेलियम का ऑक्साइड। हमें माना चलो Tl+ वाला ज्यादा स्टेबल है, मगर ऑक्सीजन बहुत खतरनाक लोग हैं। फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है, अभी जैसे आप थेलियम से बात की, अब आ गए थेलियम। थेलियम के पास क्या कहानी है? 6H2 6P1। इसके पास आ गया आयोडीन रिएक्शन करने। आयोडीन नेगेटिव आयन बनाना चाहता है। या आयोडीन छोड़ो, आप ले आओ किसको? फ्लोरीन को। फ्लोरीन कौन है? गुंडा है। कितना बड़ा गुंडा है? सबसे बड़ा गुंडा है ना? फ्लोरीन आया और उसको क्या बोला? चले मामू इलेक्ट्रॉन दे करके, है नहीं? दे इलेक्ट्रॉन दे। तो ये क्या बोल रहा है? थेलियम। बोले वो P वाल ले जाओ, ये नहीं दूंगा, 2 ठो S का। बोले क्यों नहीं देगा? बोले उस पे गिर जाएगा, वो मारेगा मेरे को। बोले चल भाई भाग, दे इलेक्ट्रॉन, वो तेरे को मारेगा, मैं उसको मारूंगा। समझ में आ रही बात? तो फ्लोरीन क्या करेगा? इसके सारे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, है नहीं? जबरदस्त। ए मामू दे इधर, ऐसे समझ। पिक्चर देखी नहीं संजय दत्त वाली? तो थेलियम के साथ फ्लोरीन क्या बना लेगा? TlF3। यही ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन कौन है? ये सर्किट है, ये भी कम थोड़ी ना। ये भी बोलेगा अरे दे इधर, तेरी ऐसी तैसी ले, है। लेकिन थेलियम के पास आयोडीन आ गया। तो आयोडीन गुंडा है माना, लेकिन ये कौन है? ये मोहल्ले वाला चुटपुटिया गुंडा है, मुन्ना भाई थोड़ी ना। ये बोलेगा दे इधर, ते बोले भाग, ऐसे नहीं दूंगा। तो आयोडीन के साथ क्या बनाएगा? Tli बनाएगा। आयोडीन के साथ Tli3 नहीं बने। ओ मैं आगे पढ़ाने वाला हूं आपको, समझ में आई बात? तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है, उनके सामने इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह ये सब छोटी मोटी चीजें नहीं। बोले दे इलेक्ट्रॉन, तेरी ऐसी तैसी, गाली बक के लेते हैं। समझ में आ रही बात है ना? तो ऐसा वाला कहानी। चलो, तो ये जो ऑक्साइड बनी है, इसमें एल्यूमिनियम और गैलियम, दो ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक होती हैं।
ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं, 2 3 4 5 3 4, याद आ रहा है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड 100 बार पढ़ चुके हैं, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है। बेरिलियम कल ही पढ़ा था, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती करके, है ना। तो एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक, गैलियम एम्फोटेरिक होता है, वो तरी नहीं। बोरॉन जो है ये नॉन मेटल है, बताया था टिपिकल नॉन मेटल शुरू में। नॉन मेटल की ऑक्साइड्स एसिडिक होती, तो ये एसिडिक है या एम्फोटेरिक है, तो ये सब क्या होंगी, कॉमन सेंस बोलता है बेसिक होंगी। ये पहले पीरियोडिसिटी में भी पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं ये याद रखना पड़ता है, इसका कोई इलाज नहीं। याद रखने का ट्रिक मैं कई बार बता चुका हूं, है ना। चलो नोट करो इसको, इतना ऊपर का भी लिख लो, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक दो छोटी बातें और लिखनी है। लिखेंगे भैया अगली लाइन में, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म Al2O3, विच इज Al2O3 बनाएगा, विच इज डिपॉजिटेड ऑन इट्स सरफेस, विच इज डिपॉजिटेड ऑन इट्स सरफेस and stops further reaction, stops further reaction because it is inert. कौन इनर्ट है, Al2O3, because it is inert। आपने देखा एक तो नया विम बार आया, विम बार जानते हो, बर्तन धोने वाला जो आता है ना। विम बार वालों ने देखा कि भारत में जो माताएं बहनें हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम है कि उनका विम बार जो है वो रखो तो नीचे पानी वानी रहता है, और किचन में तो जानते हो तो नीचे से घुलने लगा था, तो पूरा ऐसे घुल के वेस्ट हो जाता था। तो हमारे यहाँ की माताएं बहनें जो बड़ी परेशान रहती थी। आजकल तो फिर भी अब तुम्हारे यहाँ तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी मम्मी तो बहुत ही परेशान रहती थी। वो इतना परेशान रहती थी कि वो, अब तुम्हारे यहाँ का मैं नहीं जानता, काम वाली बाई को, आजकल वॉशिंग मशीनें आ गई, पहले काम वाली बाइयां हाथ से बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, तो कभी काम वाली बाई को पूरा साबुन का बट्टी नहीं दी, उसको बीच में से आधा काट के देती थी। क्यों आधा काट के देती थी, पूरा दूंगी तो पूरा घुला देगी, है नहीं। तो विम बार वालों को, मतलब इंडिया में ये प्रॉब्लम है, साबुन आबुन पहले के जमाने में लग्जरी हुआ करती थी, तो हमारे यहाँ की माताएं बहनें बीच में से आधा काट के देती थी, है ना। तो विम बार वाले ने देखा, बोले यार ये तो इंडिया में हमारे घर के लोग परेशान हो रहे हैं करके, तो उसने एक नया विम बार लाया, आपने देखा होगा, उसने विम बार के नीचे में पॉलीथीन लगा दिया, एक तो नया प्रोटेक्टिव कवरिंग नीचे की तरफ पॉलीथीन लगाया, बाजार में मिलता है, देखना। कई सोच रहे हम तो बर्तन धोते नहीं, शादी होने 2 सालों सब धो गए, है नहीं। तो नीचे लगा दिया उसने, नीचे लगा दिया। अब नीचे लगाने से क्या फायदा, घुलता नहीं है, नीचे से ऊपर से यूज कर लो। सेम यही प्रोटेक्टिव कवरिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, उसके ऊपर बन गई प्रोटेक्टिव कवरिंग। किसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसी की ऑक्साइड की। और ये ऑक्साइड कैसी है, इनर्ट है, बिल्कुल पॉलीथीन जैसी इनर्ट है। पॉलीथीन भी किसी से रिएक्ट नहीं करती, दुनिया परेशान है, डिकम्पोज नहीं हो रही। तो ये इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं करती, उसके ऊपर कवरिंग बन गई, आगे फर्दर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होने से क्या करेगी, रोक देगी। समझ में आई बात, ठीक है भैया। हाँ बेटा अमीश, ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाक से, क्या बताया मैंने, बस हाँ यही बात याद रखनी, ठीक है, कि एल्यूमिनियम जो है उसके ऊपर क्या बन जाएगी, उसकी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर। एल्यूमिनियम जो है ये बहुत रिएक्टिव होता है, लेकिन आपने कभी एल्यूमिनियम पे जंग लगते नहीं देखा होगा, कभी एल्यूमिनियम पे जंग नहीं लगता। आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है लेकिन कभी जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसके ऊपर क्या बन जाती है, उसकी ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती। समझ में आ रही बात भैया, ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला लिखेंगे भैया, रिएक्शन विथ हैलोजेंस, रिएक्शन विथ हैलोजेंस। इसमें 2 ही रिएक्शन काम का है, थेलियम प्लस फ्लोरीन, क्या बन जाएगा, TlF3। थेलियम प्लस आयोडीन, TlI3 डू नॉट एग्जिस्ट, ये याद रख लेना।
TlI3 दुनिया में नहीं बनता, क्या बनेगा? केवल TlI। ये दो तो रिएक्शन निकलो, समझ जाओगे मेरे ख्याल से, पहले बता दिया। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे भैया, अब ये हो गया बोरेक्स के दो तो रिएक्शन बचे थे, ये बेवकूफी भरा वाला मतलब जो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है वो वाला काम खत्म। अब अपन पढ़ेंगे बोरेक्स, बोरिक एसिड, डाइबोरेन, ये सब है इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब वो तो और थोड़ी ज्यादा, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट था वैसे, अब थोड़ी और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। तो लिखेंगे भैया रिएक्शंस ऑफ बोरेक्स, ज्यादा नहीं है, एक दो ठो, एक ही समझ लो। रिएक्शंस ऑफ बोरेक्स, रिएक्शंस ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स कल पढ़ा था, टिंकल सुहागा, Na2B4O7.10H2O, याद होगा, BOB 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 BOB, OH 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 OH, आगे दो ठो Na, पीछे 8 H2O, याद है? फिर से एक बार बताओ, BOB 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 BOB, आगे दो नहीं, OH 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 OH, आगे दो Na, पीछे 8 H2O, ठीक है? चल, तो रिएक्शंस ऑफ बोरेक्स में लिखेंगे भैया, बोरेक्स इज अ सॉल्ट, बोरेक्स इज अ सॉल्ट ऑफ NaOH, बोरेक्स इज अ सॉल्ट ऑफ NaOH एंड बोरिक एसिड। किसी की क्लास हो कोई सी और चालू हो गई हो तो आप लोग है ना जा सकते, कोई ऐसी तकलीफ नहीं। कुछ बच्चे हैं जो जिनकी दूसरी क्लास का या कुछ ऐसा है इशू, है ना। MWF बैच वालों को बोल रहा हूँ ना, TTS वालों को नहीं। TTS वालों की तो और कोई क्लास होती नहीं, MWF वालों को बुलाया था एक दो लोगों को मैंने, है ना। चलो, तो क्या बोला मैंने? बोरेक्स इज अ सॉल्ट ऑफ NaOH एंड बोरिक एसिड। बोरेक्स इज अ सॉल्ट ऑफ NaOH एंड H3BO3। बोरिक एसिड क्या है? H3BO3, इसका सॉल्ट है। अब देखना, मैंने बोरेक्स ले लिया, Na2B4O7.10H2O ले लिया, इसका मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराने जा रहा हूं, चूंकि ये सॉल्ट, इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो Na से क्या बनेगा? 2 मोल NaOH, B4 से बन गया आपका बोरिक एसिड H3BO3। अब NaOH बेस है, बोरिक एसिड एसिड है, ये कैसा बेस है? NaOH स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग बेस है भैया, NaOH मजाक है कोई? स्ट्रॉन्ग बेस। बोरिक एसिड कैसा एसिड है? अगर आपको नहीं पता बोरिक एसिड कैसा एसिड है तो बोरिक एसिड की एक प्रॉपर्टी बताता हूं। बोरिक एसिड का सॉल्यूशन बना के आंख धोने के लिए उपयोग में लाते हैं, आंख धोने के लिए, आंख का एंटीसेप्टिक है। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा? वीक होगा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड से आंख थोड़ी धोगे, है नहीं? हाँ, कैरम पाउडर में भी यूज करते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी हुमा बता रही उसके पास है बोरिक एसिड का आई वॉश, जिनकी आंखों में कोई तकलीफ होती है ना, उनको डलवाते हैं डॉक्टर लोग। तो ये कौन सा एसिड होगा? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं डलवाएगा डॉक्टर। और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, HBr, HI, ये 6 लिखवाए थे मैंने, उनमें बोरिक एसिड नहीं आता। अब देखो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, इसका एक्वस सॉल्यूशन, जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या कुछ भी? बेसिक होगा। तो लिखना भैया, aqueous solution of borax, aqueous solution of borax is alkaline in nature. Aqueous solution of borax is alkaline in nature due to salt hydrolysis। ये वाला रिएक्शन निकलो, कोई बड़ा बात नहीं। ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बैलेंस करने की चेष्टा जो है वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना करें, नहीं तो आप फंस जाएंगे। फिर आप बोलोगे सर ऑर्गेनिक में भी नहीं करना था, बिल्कुल वहां भी नहीं करना था। तो बैलेंसिंग सिखाते क्यों है? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में लगती है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बैलेंसिंग काम आ सकती है, स्टाइशियोमेट्री में, और सीधा बैलेंसिंग पूछ ले। तो बाकी इनऑर्गेनिक में आप अगर बैलेंसिंग के पीछे भागे तो आप रिएक्शन याद नहीं कर पाओगे, केवल प्रोडक्ट पूछता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बैलेंसिंग के पीछे भागना ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना है अपने को। समझ में आ गया? अब ये जो एक्वस सॉल्यूशन था, इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मैंने डाल दिया HCl।
अब बोलो HCl किससे रिएक्ट करेगा? NaOH से, है नहीं? या मैंने डाल दिया इसमें H2SO4 डाल दिया, तो H2SO4 यानी फिर क्या है? एसिड है। किससे रिएक्ट करेगा? बेस से। दोनों के बीच रिएक्शन हो गया। दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, 2H प्लस 2OH माइनस पानी निकल गया, वो तो सॉल्यूशन में चला गया। 2Na प्लस SO4 माइनस 2 Na2SO4 सॉल्ट बन गया जो पानी में घुल गया। दिस इज सॉल्यूबल। मेरे को क्या मिलेगा यहां से बचा हुआ? H3BO3 विच इज इनसॉल्यूबल। तो मैं छन्नी लूंगा, छन्नी लेके H3BO3 छान लूंगा। समझ में आई? हाँ, मैं 1 मिनट बता रहा हूं। तो मैं इसको छन्नी लेके छान लूंगा। अब मेरे को बनाना है बोरिक एसिड। क्यों बनाना है? आंख में डालना है या कुछ भी करना है। मैं कैरम खेलने में भी बोरिक एसिड उपयोग होता है, मेरे को इसको यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा? बोरेक्स लूंगा, बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, NaOH बना और बोरिक एसिड बना। लेकिन मैं यहां बोरिक एसिड अलग नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया? उसमें एसिड डाला, तो ये सॉल्यूबल हो गया, ये इनसॉल्यूबल था, मैंने इसको सेपरेट कर लिया। तो ये बोरिक एसिड बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। ये मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी क्या बोल रही है गुड़िया? सेंटेंस रिपीट करने के लिए एक्वस सॉल्यूशन, इसके पहले जो मैंने लिखवाया था लिख लो, किसी का छूटा हो तो। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। नोट करो जल्दी से, बचा हुआ हो गया। ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। भयंकर इंपॉर्टेंट चीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स, बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट। कंपटीशन के हिसाब से बोरेक्स बीड टेस्ट। पता नहीं स्कूल वाले कराते नहीं कराते, स्कूल वालों का तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता आपको। बोरेक्स बीड टेस्ट, इसमें क्या होता है कि वही वो प्लेटिनियम या नाइक्रोम का वायर लिया, याद करो फ्लेम टेस्ट में भी एक वायर लिया था, उसको क्रिम्सन लाल वाले टेस्ट में उसको ऐसे गोल घुमाया था, ऐसे गोल घुमाने पर और जोर से ऐसे ठोक दिया था, तो क्या बन गई थी? एक तो छोटी सी चम्मच बन गई थी। वो चम्मच में लिया बोरेक्स और उस बोरेक्स को लेने के बाद फ्लेम में ले गए। अब पहले क्या लिया था वहां? वो सॉल्ट लिए थे, जो लिथियम का सॉल्ट लिया तो क्रिम्सन रेड कलर आ गया, सोडियम लिया तो गोल्डन येलो, ऐसे अलग अलग आ रहा था ना, एप्पल ग्रीन सेब जैसा आ रहा, तो वो सब। अब यहां क्या किया? यहां बोरेक्स लिया, Na2B4O7.10H2 और इसको किया गरम। तो गरम करोगे तो सबसे पहले 10H2O निकल जाएगा बाहर, उड़ जाएगा पानी है। अभी कल संडे है, जैसे कई घरों में संडे को इडली बनती है, सांभर बड़ा तुम्हारे यहाँ बनता है? मतलब कभी इडली बन गई, कभी सांभर, मतलब संडे इज अ स्पेशल डे, है नहीं? सब वैसे ही हैं यार। मैं सोचता था लोग अलग, हमारे यहाँ ऐसा होता है, सबके यहाँ वही है, सब भारतीय एक जैसे हैं, है नहीं? चलो फिर दोपहर के खाना नहीं बनता हो? नहीं बनता ना, सब वैसे ही है यार, कसम से। दोपहर के खाना नहीं बनाते, फिर मम्मी लोगों को भी बहुत मजा आता है ऐसे दोपहर के भी इडली खा लियो करके, है नहीं? फिर रात के हुआ तो मंजू ममता चलो या मतलब हमारे जमाने में मंजू ममता ही एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, आजकल तो बहुत सारे हो गए। रात के चलो बोले कहीं बाहर खा लो, नहीं मरीन ड्राइव में चलो मोमो खा लो, है नहीं? या ऐसा कुछ तो भी है। सब साले वैसे ही हैं भारतीय लोग, बहुत गलत बात है। हाँ, तो मैं क्या पढ़ा रहा था? तो संडे को जैसे इडली बनाई मम्मी, तो अभी तो आजकल वो इंस्टेंट इडली मिक्स आ गए, घोलो तुरंत इडली बन गई। पहले के जमाने में उतनी सुविधाएं नहीं थी इंडिया में। पहले के जमाने मतलब मैं बहुत पुरानी बात कोई नहीं कर रहा हूं, तुम अपनी मम्मी से पूछोगे तो मम्मी बता देगी तुम्हें, मेरे ऊपर भरोसा नहीं कि बोले ये कैसी बात करता है, इंडिया इतना गरीब था क्या? तो आज से 15 साल पहले तक ये होता था, 15 साल या 20 साल पहले तक, मैं 10-12 साल का रहा तब तक मैंने देखा ही देखा है ना। तो क्या होता था, मम्मी लोग जैसे इडली बनाना होता तो दाल वाल पिसाते थे, उसमें जो भी आटा वाटा डलता था, चावल आवल वो सब पिसाते थे, रात के उसको बढ़िया अपना
मिक्स करके उसमें दही वही डाल के, इंडिया में यीस्ट जो है वो नहीं चलता, इंडिया में दही डाल देते हैं क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस होता है और लैक्टोबैसिलस CO2 गैस रिलीज करता है फर्मेंटेशन करके। फिर वो इडली को ढाक के, मतलब इडली के बैटर को ढाक के रात भर छोड़ देते थे फर्मेंट होने के लिए। इडली इज अ फर्मेंटेड फूड, तो उसको फर्मेंट होने के लिए रात भर छोड़ देते थे। तो दही का लैक्टोबैसिलस पहले उस आटे को खाता था, उसको खाने के बाद वो बनाता था लैक्टिक एसिड, जो कि लैक्टोबैसिलस है लैक्टिक एसिड बनाता था। लैक्टिक एसिड एक प्रकार का एसिड है और एसिड से एसिड आर सार इन टेस्ट, उनसे खटास आती थी, तो खट्टा हो जाती थी इडली। साथ में वो CO2 रिलीज करता था। और जब देखो पेट में कभी गैस बने तो पेट नहीं फूल जाता, अब तुम्हारी उम्र में तो नहीं बनती लेकिन किसी बड़े से पूछना, पेट में जैसे गैस बने तो पेट फूला फूला लगता है, या मुंह में गैस बन जाए तो मुंह फूल गया ना। तो वैसे इडली के आटे में गैस बन रही तो इडली का आटा ऐसे ऊपर फूलता है और उसकी वजह से स्पंजी हो जाता है। तो वैसे ही कुछ यहां पर भी होने वाला है, क्योंकि वहां गैस निकल रही है CO2, यहां पर पानी है। पानी को जब अपन गर्म करेंगे तो पानी क्या बनाएगा, वेपर, और वेपर बना के जब वो बाहर निकलेगा तो ये जो बोरेक्स है पहले स्वेल करेगा, स्वेल फूलेगा पानी के निकलने की वजह से, ऐसे समझ रहे हो। और अब पानी चला गया तो वापस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एक ऐसे चम्मच के ऊपर था, समझ रहे हो, ऐसे ये थी, यहां पर यहां रखा था बोरेक्स। बोरेक्स पहले फूला और फूल के फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होके इसके ऊपर ऐसा एक स्फीयर टाइप का बना लिया। चूंकि स्फीयर इज द बेहतरीन शेप, इसमें सरफेस टेंशन कम होती, तो तुरंत क्या बना लिया, स्फीयर बना लिया। इस स्फीयर को बोलते हैं बोरेक्स की बीड। बीड यानी होता है मोती, मणका, तो बोरेक्स का क्या बन गया, बीड। ये बोरेक्स की बीड को ट्रांजिशन मेटल, जैसे D ब्लॉक वाले मेटल हैं, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कोई सॉल्ट है, कोबाल्ट का कोई कंपाउंड है, ये बीड हो गई। हाथ में थोड़ा सा कोबाल्ट का सॉल्ट ले लिया और जैसे थोड़ा सा उसके ऊपर इसको ऐसे रगड़ लिया, तो वो सॉल्ट क्या हुआ, बोरेक्स की बीड के ऊपर चिपक गया। इसको वापस उठा के फ्लेम के ऊपर रख दिया, तो अब इसका बीड का कलर चेंज हो जाता है। जैसे पर्टिकुलरली कोबाल्ट के केस में ब्लू कलर आता है, वही हमें याद रखना है। तो यहां से हम बता देते हैं कि यहां हाथ में जो लिया था ये काय का सॉल्ट था, कोबाल्ट का सॉल्ट था। कहां देखने को मिलता है, ट्रांजिशन मेटल के लिए। क्या क्या हो रहा है समझ में आया। सबसे पहले बोरेक्स को हीट किए, उसने अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज किया, वो स्वेल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वायर के ऊपर एक क्या बना दी, बीड बना दी। ये बीड को ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट के ऊपर ऐसे जैसे नमक रखते नहीं वैसा ऐसा घुमाया और फिर उसको वापस फ्लेम में डाल दिया। फ्लेम में उस बोरेक्स बीड का कलर चेंज हो गया, कलर से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे भैया बोरेक्स इज हीटेड, बोरेक्स इज हीटेड, बोरेक्स बीट टेस्ट के अंदर लिखेंगे बोरेक्स इज हीटेड ऑन अ टाइटेनियम और नाइक्रोम वायर, ऑन अ टाइटेनियम और नाइक्रोम एलॉय है एक, टाइटेनियम और नाइक्रोम वायर। It first swells due to loss of water molecules, due to loss of water molecules of crystallization, and then shrinks on the loop, forming a transparent glassy bead, known as transparent glassy bead
known as borax bead, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड known as borax bead, क्या बना लेता है भैया? बोरेक्स बीड। ठीक, when देखना बोरेक्स बीड which contains boron oxide, which contains boron oxide and sodium metaborate, बोरॉन ऑक्साइड एंड सोडियम मेटाबोरेट। आओ जरा एक बार फटाक से देखें। सबसे पहले क्या किया अपन ने, ये सब हटा लेते हैं, सबकी अब जरूरत नहीं है, अपनी जगह खाली हो जाएगी अपनी। सबसे पहले ये लिया, सबसे पहले क्या निकलेगा बोलो, यहां से पानी निकाल दो, Na2B4O7 -10H2। फिर गर्म होगा ये। इतने देर में जब पानी निकला तो क्या हुआ, ये फूला और पिचका और गोली बना ली, बीड बोलते हैं। उसके बाद फिर गर्म किया, ये बनाएगा बोरॉन ऑक्साइड। बोरॉन पे क्या चार्ज होता है, +3, ऑक्सीजन पे -2। बोरॉन ऑक्साइड का फॉर्मूला B2O3 है ना। अब मेटा एसिड क्या होता है, तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, मेटा एसिड क्या होता है, ऊपर का मिटा देते हैं अपन। नहीं, जैसे आपको बोला मेटा एसिड, तो मेटा एसिड का मतलब होता है, मेटा एसिड क्या होता है, एसिड का एक मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल, और उसमें से एक H2O निकाल देंगे, तो जो बचेगा उसको बोलते हैं मेटा एसिड। क्या बोलते हैं जी, मेटा एसिड। जैसे मेरे पास बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड इज H3BO3, इसको बोरिक एसिड बोलते हैं। इसके एक मॉलिक्यूल में से एक H2O निकाल दीजिए, दिस इज कॉल्ड क्या, बोरिक एसिड। एक H2O निकालिए, आप क्या बचेगा, 3 H में से 2 चलेगा, एक बचेगा HbO2, 3 में से एक ऑक्सीजन चलेगा। दिस इज बोरिक एसिड एंड दिस इज मेटाबोरिक एसिड। समझ में आया? H3PO4 क्या है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। इसके एक मॉलिक्यूल में से पानी निकाल दीजिए, H3 है, HPO3, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ रही बात भैया? ठीक, तो फिलहाल तो आप ये लिख लेना। और क्या बन रहा है, सोडियम मेटाबोरेट, मेटाबोरेट आयन, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फेट आयन SO4-2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्लोराइड आयन Cl-। मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरेट आयन या एसिटिक एसिड CH3COH, एसिटेट आयन, एक H+ हटा दीजिए। मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरेट आयन, H हटा दोगे BO2-, इसमें सोडियम लगा दो तो क्या बन गया, 2 मोल NaBO2। 2 मोल क्यों बनाया, यहां 4 बोरॉन थे, 2 यहां यूज हो गए, 2 यहां लगा दिया। दिस इज कॉल्ड क्या, सोडियम मेटाबोरेट, दिस इज सोडियम मेटाबोरेट। समझ में आई भैया बात? है। एंड दिस वन इज बोरिक, बोरिक ऑक्साइड लिख लो, या बोरिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं इसको, बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक, ये कायम पाया जाता है, दिस इज फाउंड इन बोरेक्स बीड, ये बोरेक्स बीड में। चलो आगे बढ़ो, इतना नोट करो फिर बताऊंगा। हाँ भैया बोलो। फर्स्ट स्टेप में वो स्फीयर हो जाता है, हाँ मतलब फूलेगा और होगा। हाँ छोटा हो गया क्या? ये मेटा एसिड का कहानी ना कहीं अलग से लिख लेना तो ध्यान रहेगा तुम्हें, है ना। या देख लो कैसा करोगे। तो ये आ गया अपन, इसके बाद बोरिक एसिड पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये तो यहाँ तक मैं आज पढ़ाना चाहता हूँ, ये यहाँ तक के तो मैं आज रात के निपटा ही दूंगा। आज रात पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तुम लोग जानते हो मेरे साथ में थोड़ा सा वैसा टाइमिंग का इशू है
क्या ही पढ़ाते पढ़ाते मैं भावना में बह जाता हूँ। प्रॉब्लम बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मैं आज पूरा दिन भर से लेटा नहीं हूँ। कल रात के मैं सोया था 3:30 बजे। तुम्हारा भाई जो है वो पागल है हॉटस्टार नेटफ्लिक्स के पीछे, है ना। पागल है तो है, अब क्या बोलना, लत है तो है, बहुत बेकार चीज है। तो मेरा एक आध कुछ खत्म नहीं होता, मैं दूसरा कुछ ना कुछ पकड़ लेता हूँ। तो अभी मैं एक वो नेशनल ज्योग्राफिक की सीरीज देख रहा हूँ, सोच सकते हो आप, है ना। तो मिर्जापुर देखने की उम्र में नेशनल ज्योग्राफिक देख रहा हूं, है ना। सुबह उठ के क्लास ले ली, दिन भर आज अस्पताल में परेशान रहा, मौसी थी तो 4:30 बजे अस्पताल से आया, भयंकर कमर दुख रही थी। आधा घंटा लेटा मैं, अपने लड़के से थोड़ा बहुत दबवाया अपने आप को। 5 बजे मेरी इतनी सी इच्छा नहीं थी उठ के आने की, मतलब मैं इतना थका हुआ था, लेकिन अभी मेरे में एक बूंद थकान नहीं है। तो ये आपके काम के प्यार, या आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ आपको प्यार होना चाहिए, तो आपको वहां मजा आने लगता है। तो अपने आप मेरा पूरे शरीर का दर्द गायब हो गया। आप बोले मैं बैटिंग कर सकता हूँ, रन वन बने नहीं बने बात अलग है, अगर खेल सकता हूँ। हो गया, लिख लिए। अब इसको क्या करते हैं, बोरेक्स बीड बन गई, इमेजिन करना ही है ना। ये गोल गोल है ना, ये बोरेक्स बीड बन गई। ग्लासी होती, ग्लास जैसी शाइनी ट्रांसपेरेंट ग्लासी होती। इसको उठाया और मेटल ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट में लिया और ले जा करके वापस बंसन बर्नर में गर्म करना शुरू। गर्म करने पर क्या आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक कलर। तो लिखेंगे आगे, व्हेन, किसी का बच्चा है क्या ये, व्हेन बोरेक्स बीड is heated with, borax bead is heated with transition metal salts, अंडरलाइन कर लेना ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट को, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट अंडरलाइन कर लेना, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट। पेपर में पूछता है बोरेक्स बीड टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट के लिए। फ्लेम टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, एस ब्लॉक वाले सॉल्ट के लिए, ठीक है। तो when borax bead is heated with transition metal salt, a characteristic color is obtained। हो गया। अगली लाइन में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट CO, कोबाल्ट गिव्स a blue color in borax bead test, cobalt gives a blue color in borax bead test। अच्छा, एक विटामिन होता है शरीर में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड विटामिन B12। नाम सुना होगा, है ना। बायो वाला कोई बच्चा बता सकता है उसका नाम क्या है, और बोलो बोलो, कोई भी बता दो, बायो वाला जरूरी नहीं। हर विटामिन का एक नाम होता है ना, थायमीन, ऐसा कुछ कुछ होता है। विटामिन B12 का नाम, एनीवन? तुम्हारा बायो भी गया गुजरा है? क्या बोल रही है? नहीं, तो सही बोल रही थी शायद। साइनोकोबालामीन बोलते हैं, साइनोकोबालामीन, यही बोल रही थी क्या? बहुत बढ़िया अन्वेषी, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। हाँ, अन्वेषी बताई, बहुत सही बेटा, वेरी गुड। बताओ, ये पढ़ रही लड़की, बाकी सब गंवार हो तुम लोग, बायो वाले हैं, पढ़ते नहीं हो। विटामिन B12 क्या है, साइनोकोबालामीन। अभी कैसा लग रहा है, साइनोकोबालामीन, मतलब इसमें ये कोबालामीन क्या है? ये सर, ये कोई बाला है सर, बाला बाला है, क्या है, कोबाल्ट का जिक्र है इसमें। तो ये मतलब इसमें कोबाल्ट का जिक्र है, मतलब इसमें कोबाल्ट होगा तभी तो उसका जिक्र है, नहीं तो क्यों होता। तो कोबाल्ट की प्रेजेंस, हम लोगों ने विटामिन B12 लिया हाथ में, साइंटिस्टों ने, और खूब ऐसे आंख दिखा के पूछी, कौन है तेरे अंदर, बता तुरंत। तो अंदर से आवाज आई, मैं हूं मालिक। बोले कौन? मैं कोबाल्ट। ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं। कोई टेस्ट लगाया होगा, कोबाल्ट का टेस्ट लगाया, यही वाला।
और बोरेक्स बीट टेस्ट से ही हमको क्या पता चला, साइनोकोबालामीन के अंदर क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। तो अगली लाइन में लिखेंगे द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12, द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12, ब्रैकेट में लिखेंगे साइनोकोबालामीन। अरे यार ये गलत चीज मत पूछा यार, है ना, साइनोकोबालामीन ये होनी चाहिए। दिस इज द अप्रोक्सीमेट स्पेलिंग, है ना, केमिस्ट्री वाले लोग अप्रोक्सीमेट में ही चलते हैं। साइनो क्या लिखा है हमें, प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12 ब्रैकेट में लिखेंगे साइनोकोबालामीन was confirmed by बोरेक्स बीड टेस्ट। आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे भैया बोरिक एसिड को बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड भी। बोरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड। इट हैज अ फॉर्मूला H3BO3। बच्चा परेशान हो जाता है कि बोरिक एसिड अलग है, ऑर्थोबोरिक एसिड अलग है। नहीं, मोहित कुमार साहू एक ही मतलब है, वैसा कहानी है, ठीक है, दो नाम है। बोरिक एसिड फॉर्मूला H3BO3, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है BOH। ये हो गया क्या, BOH होल थ्राइस H3BO3, ये इसका एक मॉलिक्यूल हो गया, ये इसका एक और मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे आप 2000 मॉलिक्यूल और बना लें, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मगर मेरा 2 में ही काम हो जाएगा। इसके अंदर आप देखें ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भोला है, यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। दोनों के बीच क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये बोरिक एसिड सॉलिड होता है विथ क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पेपर में पूछता है किस में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, नोट करेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा, वीक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक बात तो तय है कि कल शाम के एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, कल शाम के, क्योंकि आज रात की एक्स्ट्रा क्लास में खत्म हो जाएगा। एंड आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। बहुत दिन बाद संडे शाम में खाली रहूंगा, हैं? वो तो कर लेंगे आज नहीं होगा जब तक छुट्टी नहीं है। नहीं लगेगा टाइम से ही हो जाएगा। हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑलमोस्ट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। एक मिनट, बोतल में ढक्कन लगा लूं। इसको कहते हैं ऑलमोस्ट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट हेक्सागोनल क्यों बोल रहे हैं, देखो हेक्सागन के जैसा दिख तो रहा है हेक्सागन, लेकिन हेक्सागन में कितने एटम होते हैं, 6। ये भाई के गिनो, यहां से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दिस इज कॉल्ड ऑलमोस्ट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। लिख लेना, ऑलमोस्ट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। लिख लेना 8 मेंबर्ड रिंग, 8 मेंबर्ड रिंग होती है। तो ऑक्टागोनल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ऑक्टागन के जैसा दिख नहीं रहा, हेक्सागन के जैसा दिख रहा, मगर 8 मेंबर वाला हेक्सागन है। ठीक, देखा है बोरिक एसिड। अब भाई ने बता दिया ना, संस्कार ने आज शुरू में, कहाँ यूज करते हैं, कैरम में, है ना। खेला है कैरम, खेला ही होगा जिंदगी में, कैरम कैसे नहीं खेला होगा। बोरिक एसिड से खेला, कैरम पाउडर से, वो भी डाल के खेला होगा कैरम पाउडर। और मुझे यकीन है 100%
कि पॉन्ड्स के पाउडर से भी खेला होगा, है ना? खेला, सब वैसे ही साल है, पूरा भारत एक जैसा है यार, बताइए। पॉन्ड्स के पाउडर से भी खेला है और बोरिक एसिड से भी खेला है। ज्यादा मजा किससे आता है? बोरिक एसिड, जो कैरम के लिए बना है उससे आता है। पॉन्ड्स का पाउडर आप डाल के खेलेंगे ना तो आपको लगेगा कि बीच बीच में फंस रहा है, कहीं गोटी फंस रही, ठीक से जा नहीं रहा है। बोरिक एसिड में मजा आता है, ऐसे छुइए वो लहराता लहराता जो है, जो स्ट्राइकर होता है बिल्कुल, कई बार वो खुद ही घुस जाता है अंदर, है नहीं, फिर गोटी भरनी पड़ती। तो बोरिक एसिड पॉन्ड्स के पाउडर से भी ज्यादा स्मूथ होता है। स्मूथ होता है ना? क्यों स्मूथ होता है? उसके स्मूथ होने का कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है और वीक बॉन्ड होने के कारण इसके महीन टुकड़े एकदम, क्या बोलना चाहिए, एकदम फाइन पार्टिकल बनाना बहुत आसान है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से इसका बहुत फाइन पाउडर बना सकते हैं बोरिक एसिड का। इसीलिए बोरिक एसिड को कैरम में यूज करने में मजा आ जाता है। पुराने जमाने के हमारे पूर्वज जो हैं, बोरिक एसिड का उपयोग आज भी वैसे होता है। बोरिक एसिड एक एंटीसेप्टिक भी होता है। तो हमारे पुराने जो पूर्वज थे, नया बच्चा पैदा हुआ कोई, अब बच्चा पैदा होके क्या करता है? सोया रहता है। अभी तो मतलब देखे तो होगे किसी बच्चा है क्या करता, पैदा होते ही दौड़ने लगता है क्या? नहीं, है ना? पैदा होते ही क्या करता है? वो सोता है। अब लेटे लेटे वो बेचारा 24 घंटे बिस्तर में पड़ा है, लेटे लेटे पूरी पीठ जो है उसकी पसीने से क्या हो जाएगी? गीली। तो उससे बचाने के लिए माएँ क्या करती हैं, उसमें जॉनसन बेबी पाउडर, बेचारे बच्चे पूरा पाउडर से नहला देती, है नहीं? तुम्हारी मम्मी ने भी किया होगा, पूरा पाउडर से नहला देती। पहले जमाने के हमारे पूर्वज जॉनसन बेबी आया नहीं था, तो क्या करें बेचारे? बोरिक एसिड मल देते थे। अब आप सोचिए, आपका बच्चा पैदा हुआ है, आप उसके ऊपर क्या मल रहे हैं? बोरिक बेस, बोरिक एसिड। तो क्या होगा? पसीना निकलेगा, गीला होगा, H+ आयन बनेंगे और वो पूरा एरिया कैसा हो जाएगा? एसिडिक। तो बच्चे के जो है रैशेस पड़, बच्चे की तकलीफ होने लगेगी ना स्किन में, एसिडिक मीडियम में रखोगे तो फिर हमारे पूर्वजों ने देखा कि ये रैश वैश पड़ रहा है तो बच्चा है मामला। नहीं तो अभी भी वही चल रहा होता, पैदा होता, जॉनसन बेबी वाले का जय हो, नहीं हमें बोरिक एसिड रगड़ रहे होते। समझ में आई बात? ठीक। तो क्यों यूज करते थे? ये बहुत फाइन पाउडर बनाया इसका जा सकता है, एंटीसेप्टिक होता है, इस वजह से बच्चों के यूज कर लेते थे। ठीक है, तो लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बोरिक एसिड can be converted into very fine powder. बोरिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी फाइन पाउडर। ब्रैकेट में लिख लेना चुपचाप, पेपर में नहीं लिखना, अपने लिए लिख लो कैरम पाउडर, तो तुम्हें याद रहेगा कैरम पाउडर यही है। बोरिक एसिड बहुत महंगा आता है ना, तभी दुनिया पॉइंट से खेल रही है, वो घर में फ्री में मिल जाता है। कई तो साले नाइसिल डाल डाल के खेल रहे हैं, बताइए। बोले क्यों? ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा मेरे वो कैरम बोर्ड को। बताइए, गर्मी में घर में नाइसिल मिल जाता है ना? बताइए, सब है हंस रहा है, तूने भी खेला है क्या? चलो आगे बढ़ेंगे। बोरिक एसिड जो है H3BO3, इसको देख के लगता है कि ये एसिड है, एसिड है तो इसको क्या देना चाहिए? H+। इससे लोग मांगते हैं, बोले H+ आयन दे। रिएक्शन लिखने जाते हैं लोग, कई बार बच्चा लिख देता है 3 H+ आयन देगा और BO3 -3 देगा, फिर -1 लेके आता है घर। गलत बात है, 3 H+ आयन नहीं दे सकता। ये 3 H दिख रहे हैं मगर 3 H नहीं देगा। बोरिक एसिड के साथ कहानी थोड़ी दूसरी। क्या कहानी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ चुका है कई बार। बोरिक एसिड इस टाइप की संरचना रखता है, पहले पढ़ चुके हैं अपन, BOH 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 तीनों तरफ है ना। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मैंने इसको पानी में डाला, पानी में डालने के बाद मैं बोल रहा हूं दिखा H+ है क्या, देना यार करके, तो ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा। इसकी नजर किसके ऊपर है? OH-, चूंकि H+ टूट जाएगा OH-, इसकी नजर OH- पे। क्यों इसके ऊपर इसकी नजर है?
क्योंकि OH माइनस के पास क्या है, माइनस चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये उसकी तरफ देख रहा है। मैं बोल रहा हूं भाई देना H+ आयन देना, मेरी तरफ देखी नहीं, बोले चुप 2 मिनट साइड हो जा। क्या होगा, अरे चुप 2 मिनट, उधर उससे बात कर रहा है, H2O भाई OH देना यार वाला मांग रहा है, समझ रहे हो। तो ये क्या करेगा, ये वाला OH अपने पास ले लेगा। ये OH लेने के बाद कल एक आयन बनाया था, अगर आपको ध्यान हो, BOH होल 4 माइनस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3 में कल बनाया था। इसको इसके OH माइनस लेने से इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसको कैसा लगने लगा, बढ़िया। अब ये तो चला गया, यहां से क्या बन गया, H+ आयन बच गया, तो ये एक H+ आयन देगा। तो बोरिक एसिड के पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये दे कितना रहा है, केवल 1। वो भी अपना दे रहा है क्या, बहुत होशियार है, अपना नहीं दे रहा है। किससे दिलवा रहा है, वाटर से। तू दे दे, मैं बाद में दे दूंगा। समझ में आई बात, किससे दिलवा दे रहा है, H+ से। तो ये ट्राई बेस का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए क्या होता है, कितना H+ दे रहा है। जैसे HCl के लिए 1, H2SO4 के लिए 2 H+ दे रहा है, NaOH के लिए 1 OH दे रहा है बेस का। तो एसिड बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, कितना H+ या कितना OH माइनस वो डोनेट कर रहा है। H3BO3 बोरिक एसिड लगता ऐसा है, कितना इसके पास H+ है, 3, लेकिन देता कितना है, 1, वो भी किसका, वाटर का। तो लिखना भैया, बोरिक एसिड इज ये इंपॉर्टेंट बात है, बोरिक एसिड इज वीक मोनोबेसिक एसिड। बोरिक एसिड इज वीक मोनोबेसिक एसिड। It accepts 1 OH minus ion. It accepts 1 OH minus ion from water, and releases 1 H+ ion, and releases 1 H+ ion per molecule. ठीक है, बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। इट एक्सेप्ट्स OH माइनस आयन फ्रॉम वाटर एंड रिलीजेस 1 H+ आयन पर मॉलिक्यूल। देयरफॉर इट्स वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट में लिखना, अच्छे से लिखना, नॉट 3 नहीं होता है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, याद रखें। ये वाला रिएक्शन नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो रे भैया, ये पढ़ाऊंगा और ये भी पढ़ा दूंगा, 2 चीजें, तो फिर ये बस बचेगा मेरा। हो गया। ये बात जो मैं लिखाने जा रहा हूं ना, केवल ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं अब लिखाने जा रहा हूं इसके बाद, है ना। तो नीट वाला बच्चा ना ही लिखे तो बेहतर है, जेई में पूछ सकता है। जेई नीट वाला बच्चा लिखना भी मत, सुन लो बस। बीइंग अ वीक एसिड, अबे पूरी बात नहीं, केवल एक बात है बस। बीइंग अ वीक एसिड, बोरिक एसिड कैन नॉट बी टाइट्रेटेड, बोरिक एसिड cannot be titrated against NaOH. Boric acid cannot be titrated against NaOH because a sharp endpoint is not obtained, शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलता, ठीक है, इस वजह से नहीं करते। अगली लाइन में लिखना, एंड पॉइंट तो समझते हो ना, टाइट्रेशन में कलर चेंज, शार्प नहीं मिलता तो पता नहीं चल पाता कहां टाइट्रेट हुआ। अगली लाइन में लिखेंगे, इफ अ सिस डाइऑल, सिस डाइऑल क्या होगा, सिस यानी सेम साइड, डाइऑल यानी
2 OH, तो सेम साइड वाले 2 OH. इफ अ सिस डाइऑल इज एडेड, it forms a complex with boric acid, and it can be titrated against NaOH. ये केवल जेई के लिए है. बोरिक एसिड का टाइट्रेशन NaOH के साथ नहीं कर सकते क्योंकि शार्प एंड पॉइंट नहीं आता है. सिस डाइऑल, केवल ये शब्द पूरी जिंदगी में एक ही बार सुनोगे, दूसरी बार नहीं सुनोगे. सिस डाइऑल डालने पर इसका टाइट्रेशन आसानी से किया जा सकता है. बस खत्म किस्सा. आगे बढ़ेंगे भैया, अगला लिखेंगे रिएक्शन विथ C2H5OH. रिएक्शन विथ C2H5OH. C2H5OH के साथ रिएक्शन. बोरिक एसिड जो है, बोरिक एसिड, बे क्या हो गया, बोरिक एसिड जो है ये 3 मोल C2H5OH के साथ रिएक्शन करता है. अब यहां से क्या निकाल लोगे, कहीं से भी H प्लस कहीं से भी OH निकाल लो, और एक H प्लस और एक OH माइनस, H2O निकल जाएगा. जैसे ये निकाल लिया मैंने OH माइनस, ये H प्लस निकाल लिया. घुमा के जोड़ लो, क्या बनेगा बोलो, आ जाओ जल्दी से. BO और C2H5, फिर O पे माइनस, और फिर C2H5, और फिर O पे माइनस और C2H5. बन गया. ये जो बना है इसमें आप देखो अगर अच्छे से तो 3 ठोक C2H5 है, C2H5 होल थ्राइस और BO3. ये जो बना है इसको बोलते हैं इथाइल बोरेट. क्या बोलते हैं, इथाइल बोरेट. ये इथाइल बोरेट जो है ये ग्रीन कलर की फ्लेम के साथ जलता है. ठीक है, ग्रीन. पहले इतना नोट करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं बस, और उसके बाद फिर मैं इसके आगे पढ़ूंगा. 10-15 मिनट और पढ़ूंगा, ज्यादा देर में. हो गया, लिखेंगे भैया इथाइल बोरेट burns with a green edged, एज होती ना, एज यानी क्या, कोना. तो ग्रीन एज्ड फ्लेम, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर बोरेट रेडिकल. ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, कई बार सीधा पूछ लेता है बोरेट रेडिकल का टेस्ट कैसे करते हैं. तो ग्रीन कलर की फ्लेम के साथ जलता है इथाइल बोरेट, है ना. समझ में आ गया, यहां तक के हो जाएगा. यूजेस ऑफ बोरिक एसिड के उपयोग. यूजेस लिखना भैया, इट इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक. डैश करके लिखेंगे. इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर आई वॉश. आंख धोने के लिए उपयोग में लाते हैं बोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, ये तो एक यूज है जो पेपर में पूछता है. इसके अलावा एक यूज वो है जो आप कैरम में उपयोग करते हो. इसका क्यों करते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइन पाउडर बनता है. क्यों फाइन पाउडर बनता है, क्योंकि इसके अंदर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. इसके अलावा इसका एक उपयोग है अपने यहाँ, जैसे छत्तीसगढ़ में क्या है कि अपन जैसे चावल आता है तो चावल अपन घर में लाके स्टोर कर लेते हैं.
नया चावल आता है वो सस्ता आता है, पुराना चावल आता है वो महंगा आता है। तो चावल के सीजन में ज्यादातर घरों में, मेरे यहाँ भी होता है, सबके यहाँ ही होता होगा, सब एक ही जैसे हैं, बताया, 2-3 उदाहरण हो गए। तो चावल क्या है, स्टोर कर लेते हैं ला करके साल भर का एक साथ, या तो गांव से आ जाता है साल भर का चावल। अब वो चावल है उसको ऐसे रख नहीं सकते, तो अपन लोग क्या करते हैं उसमें बोरिक एसिड मिला देते हैं। तो बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक है, तो कीड़े लगने से रोकता है, तो चावल में घुन ऊन नहीं लगता या खराब नहीं होता चावल। ये मेरे को इसलिए पता है कि मेरे पिताजी मेरे से कई बार बोरिक एसिड मंगा चुके हैं, तो मैंने एक बार पूछ ही लिया जब मैं बड़ा हो गया, बोले इसका क्या करोगे करके, कैरम कितना खेलते हो? तो बोले कैरम नहीं खेलता हूँ बेअक्ल, मैं इसको चावल में डालता हूँ करके, तब मेरे समझ में आया है। नहीं, खैर चलो आगे बढ़ेंगे। ये हो गया बोरिक एसिड का कहानी। अगला लिखेंगे B2H6। B2H6 को कहते हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन, B2H6 डाइबोरेन। इसके अंदर एक बनाना बॉन्ड मिलता है, जो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ाया है, बनाना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। लिख लेना B2H6 बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड को बोलते हैं अपन 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। ये भी लिख लेना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना बॉन्ड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में जाके पढ़ लें भैया, है ना। फिर भी किसी को नहीं आएगा समझ में तो मेरे से पूछना, मैं अलग से बता दूंगा, अभी क्लास के बाद पूछ लेना, थोड़ा देर रुक जाना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन रिच प्रजाति होगी तो वो इसके ऊपर हमला कर देगी, मतलब इससे रिएक्शन करने आ जाएगी, है ना, या ये खुद बुला लेगा और रिएक्शन करो। तो लिखना भैया बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइबोरेन इज अटैक्ड बाय NH3 and amines, by NH3 and amines. Being electron deficient, diborane is attacked by NH3 and amines, है ना भाई। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, रुकना, एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं, इसको याद रखने की। एनसीईआरटी का है और नीट वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी मतलब साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है। जो लिख दिया वो लिख दिया, याद करना है, मतलब करना है। जेई में भी आजकल वही हो रहा है, बहुत कुछ एनसीईआरटी से आता है, तो एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, उसके बाद कोई दूसरी किताब करे। तो एनसीईआरटी की ये बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वही पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन आप भूल जाते हैं तो मैं एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा, बड़ी आसान सी। मेरे पास में लिखना है इसमें भैया, विथ अमोनिया एंड स्मॉलर अमीन्स, with ammonia and smaller amines, ब्रैकेट में लिखना 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन। B2H6 shows asymmetric cleavage या asymmetric fission, asymmetric cleavage। अब इसका क्या मतलब है, एनसीईआरटी में लिख दिया है, क्या होगा इससे, तो आओ दिखाता हूं। B2H6 है, इसमें मैं ले आया 2 मोल अमोनिया, तो B2H6 कैसा टूटता है ये मैं आपको बता रहा हूं, एसिमेट्रिकली टूटता है। एसिमेट्रिकली कैसे, सिमेट्रिकली कैसे टूटता है ये B2H6, BH3 और BH3। एसिमेट्रिकली कैसा टूटेगा, मतलब BH3 और BH3 नहीं टूटेगा, तो कैसा टूट जाएगा, तो यहां क्या होता है BH4 और BH2, दिस इज एसिमेट्रिक। समझ नहीं बात। अब BH4 एक H एक्स्ट्रा ले लिया, कैसा था B2H6, ऐसा था, याद करो, ये BH3 है, ये BH3 है, यहां ये वो बनाना बॉन्ड था, याद आ रहा है क्या, ऐसे करके बनाए थे। तो अब BH4 बनाना है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरा ले लेना है अपना, और जब ये पूरा ले लोगे, क्योंकि BH3 एक एक्स्ट्रा H ले लिया ना, तो ये पूरा ले लोगे तो H माइनस लिया,
और H माइनस लिया तो BH4 पे क्या बनेगा माइनस, और BH2 का आप एक इलेक्ट्रॉन ले गए, BH2 पे क्या बनेगा प्लस। अब ये अमोनिया, अब BH3 जो था, BH3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन थे, आपने BH4 माइनस बना लिया, कितने हो गए 8। तो बढ़िया है, मजा है जिंदगी में, क्या तकलीफ है इसके बाद, BH4 माइनस बन गया। लेकिन BH3 में 6 इलेक्ट्रॉन थे, आपने BH2 प्लस बना दिया, तो आपने 6 के कितने कर दिए बेचारे के 4। तो इसकी जिंदगी में बहुत दुख है, तो इसका दुख दूर कौन करेगा, अमोनिया का लोन पेयर। 2 लोन पेयर दोनों अमोनिया से ले लेगा ये, तो ये क्या बन जाएगा BH2NH3 होल ट्वाइस प्लस। समझ में आया, एक ऐसा क्लीवेज है एसिमेट्रिक। पहले इतना नोट करो फिर आगे बताऊंगा, अगला लिखाऊंगा, लिख लिए होंगे सभी, लिखना भी। अगला आखिरी पॉइंट है, आखिरी रिएक्शन है। विथ लार्जर अमीन्स like 3 degree amine, with larger amines like 3 degree amine, ब्रैकेट में लिखेंगे pyridine etc. B2H6 shows symmetric cleavage. B2H6 shows सिमेट्रिक क्लीवेज। उसमें क्या होता है, सिमेट्रिक क्लीवेज होता है, ठीक है ना, सिमेट्रिक क्लीवेज। अब सिमेट्रिक क्लीवेज का क्या मतलब है, लार्जर अमीन ले लिया मैंने ले लिया क्या 3 डिग्री अमीन ले लिया, B2H6 ले लिया, B2H6 और मैंने 2 मोल ले लिया होल थ्राइस N, ये 3 डिग्री अमीन है, इधर CH3 इधर CH3 इधर CH3 लगा। इसमें कैसा क्लीवेज होगा, सिमेट्रिक क्लीवेज का क्या मतलब है, BH3 दोनों BH3 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो क्या होगा 2 मोल BH3C ऐसा लिख लेंगे, NCH3 होल थ्राइस को ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। समझ में आई बात। तो ये कैसा क्लीवेज हो गया, इसमें सिमेट्रिक। अब भैया अगर ये सिमेट्रिक दिखाएगा, ये सिमेट्रिक दिखाएगा, तुम क्या कर लोगे और मैं क्या कर लूंगा भाई, अपना तो क्या ही काम है। या हार्ट अगर ऐसे शेप का होता है तो होता है, या जो भी शेप होता है तो होता है, या मेरी आंख 2 सामने है तो 2 सामने है, गाय की 2 इधर है तो है, उसमें मैं क्या फिजिक्स लगाऊंगा और क्या केमिस्ट्री लगाऊंगा, जो है सो है। वैसे ही ये करता है सो करता है, अपने क्या करना है, याद रखना है। टंग को टंग बोलते हैं तो बोलते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, याद करना पड़ेगा। तो वैसे यहां पर भी याद करना पड़ेगा, लेकिन भाई ये चिंता नहीं करना, याद करने का तरीका है अपने पास। देखो दुनिया में, देखो एक मेरे साथ मित्र थे, बहुत बढ़िया आदमी, तो उनको जैसे कभी भी बोलो ना कि साथ में रहते थे मैं और शादी के पहले, तो बड़े सीनियर आदमी थे, मैं उनके साथ में था, मैंने कभी बोला सर वो थोड़ा सा, जैसे कभी खाना मंगाया बाहर से, है ना, अब खाना आया बाहर से, अब दोनों साथ में रहते थे, मैं ज्यादा खा गया, अब उनके लिए थोड़ी सी सब्जी बची, तो आके बोलते थे तू पूरी सब्जी खा गया। मैं बोला खा लिया। बोले जिसने भी सताया गरीब को ही सताया, वो अपने आप को गरीब मानते थे, उनका डायलॉग था जिसने भी सताया गरीब को ही सताया। आप देख लो कौन दुनिया किसको सता रही है, गरीब आदमी को, है नहीं। आप बोलो आप रिक्शा वाले के पास जाते हो, आजकल तो रिक्शा ऑटो कम हो गया, पहले लोग रिक्शा में जाते थे, रिक्शा वाले ने बोला 150 रुपए लूंगा, लोग बोलते थे 50 रुपए दूंगा, तो सता रहे हैं ना। अब वही PVR वाला बोल रहा है कि 250 रुपए की टिकट है, बोले हाउ ले कीप द चेंज ऑल्सो। तो दुनिया सता किसको रही है, गरीब को। दुनिया की कड़वी सच्चाई है, मगर अपने को क्या करना है, अपन को यहाँ सोशियोलॉजी पढ़ने बैठे हैं क्या, अपना तो ट्रिक है। क्या ट्रिक है, जिसने भी सताया किसको सताया, गरीब को। तो गरीबों के साथ क्या होता है, अन्याय। गरीबों के साथ क्या होती है, एसिमेट्री, और अमीरों के साथ क्या होती है, सिमेट्री। गरीबों के साथ ही क्या होता है, अन्याय, गरीबों के साथ क्या होती है, एसिमेट्री। गरीब
अमीन, एसिमेट्री। गरीब अमीन के साथ क्या होगा? एसिमेट्री। बड़े अमीन क्या होगा? सिमेट्री। ऐसे करके मैंने याद रखा है, तो मेरे को हमेशा याद रहता है। तो एक छोटी सी चीज लिख लेना ऊपर, जिसने भी सताया गरीब को ही सताया। तो एक बढ़िया डायलॉग भी है ये, कभी तुम्हें कोई परेशान करे तो बोलना जिसने भी सताया गरीब को ही सताया। धन्यवाद सर जी, आपका एक डायलॉग मेरा एक तो ट्रिक बन गया। जिसने भी सताया है गरीब को ही सताया है, और उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार जो है अपना ये वाला क्लास खत्म हुआ। एक रिएक्शन छोड़ना, चलो छोड़ो, मैं ही बताऊंगा अगली क्लास में। यहां तक नोट कर लो। अगली क्लास कब है? अगली क्लास आज रात्रि 10 बजे है। ठीक है, आज 10 बजे अपन सबसे पहले हाइड्रोजन निपटाएंगे, और हाइड्रोजन निपटाने के बाद बच्चे कुछ टाइम में ही, हाइड्रोजन थोड़ा सा ही है, ये निपटा लेंगे और आज अपन खत्म कर लेंगे। कोशिश रहेगी पूरी, नहीं रहा तो फिर कल करेंगे। आज ही कर लेंगे, पूरी कोशिश रहेगी। चलो ठीक है, नमस्कार, अगली क्लास मिलते हैं।